everyone. Welcome you all on Biology Corner. Please do like and subscribe if you're new on this channel. Okay, today we will discuss about structure of cell, about different organelles present inside cell and the function of each organelle. बट इससे पहले हम क्विक रिवीजन करेंगे जो भी चीज़ें हमने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस की थी। तो हमने पिछली वीडियोज़ में पढ़ा था कि सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। तो हमने यहाँ डिस्कस किया था कि सेल को बेसिक यूनिट इसलिए कहा जाता है, हमने इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा था। हमने पढ़ा था कि जिस तरह एक स्कूल जो होता है उसकी बेसिक यूनिट हमने ब्रिक्स को बताया था। क्यों बताया था? क्योंकि स्कूल कई कमरों से मिलकर बना होता है, कई रूम से मिलकर बना होता है। स्कूल या कोई भी बिल्डिंग कई रूम से मिलकर बनी होती है। फिर अगर एक सिंगल रूम की बात करें तो एक सिंगल रूम जो होता है वो कई सारी वॉल से मिलकर बना होता है, और अगर एक सिंगल वॉल की बात करें तो वो कई सारी ब्रिक्स से मिलकर बनी होती है। तो इस तरह एक बिल्डिंग को बनाने में जो सबसे छोटी यूनिट यूज़ हो रही है वो क्या है? वो ब्रिक्स है। तो इसलिए मैं यहाँ कह सकती हूँ कि ये जो ब्रिक्स हैं ये स्कूल की या किसी भी बिल्डिंग की बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट है। बिल्कुल इसी तरह हमने ह्यूमन बॉडी को भी कंपेयर किया था स्कूल से। हमने ह्यूमन बॉडी को कंपेयर किया था स्कूल से, और हमने कहा था कि एक ह्यूमन बॉडी बिल्कुल स्कूल की तरह है, और इसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? सेल है। जैसे यहाँ स्मॉलेस्ट यूनिट हमने ब्रिक्स को बताया था, बिल्कुल उसी तरह हमने यहाँ स्मॉलेस्ट यूनिट किसे बताया है? सेल को बताया है। ठीक है। फिर हमने एक चीज़ और यहाँ पढ़ी थी कि इसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। तो इसे स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसा आप सब लोग जानते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलियंस नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है। तो ये जो मिलियंस नंबर ऑफ सेल्स होती हैं ये ह्यूमन बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है ना। इसे भी हम स्कूल के एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। जैसे कि एक स्कूल को या किसी भी बिल्डिंग को बनाने में कई सारी ब्रिक्स का यूज़ हो रहा है, और वो ब्रिक्स मिलकर ही तो स्कूल या बिल्डिंग को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है। बिल्कुल उसी तरह जो सेल्स हैं वो भी ब्रिक्स की तरह ही हैं, कई सारे नंबर्स में एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, और एक ह्यूमन बॉडी को क्या कर रही है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है। तो इसलिए उसे स्ट्रक्चरल यूनिट कहा। अगर बात करें फंक्शनल यूनिट क्यों कहा, तो अब ये जो मिलियंस नंबर ऑफ सेल्स हैं ये ग्रुप्स में डिवाइड होके स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करती है, तो इसलिए इसे यहाँ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद हमने बात की थी सेल की डिस्कवरी के बारे में। तो सेल की डिस्कवरी के बारे में हमने थोड़ा सा ये पढ़ा था कि सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट के थ्रू हुई है। उन्होंने सेल को बार्क ऑफ ट्री से ऑब्जर्व किया था। एक कॉर्क में उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया था, और वो स्ट्रक्चर उन्हें किस तरह के दिखाई दिए थे? रूम लाइक स्ट्रक्चर उन्हें दिखाई दिए थे, या हम कह सकते हैं हनी कॉम्ब लाइक वो स्ट्रक्चर उन्हें दिखाई दिए थे। तो उन्होंने उसे क्या नाम दिया था? उन्होंने उसे सेल नाम दिया था। तो यहाँ से सेल की डिस्कवरी हुई। अब हम बात करते हैं कुछ मेन पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में। तो यहाँ हमने कुछ पार्ट ऑफ सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा था, साइटोप्लाज्मा को देखा था, सेल वॉल को देखा था, और न्यूक्लियस को देखा था, और इनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस के बारे में हमने बात की थी। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से डिस्क्राइब कर चुके हैं हमारी पिछली वीडियोज़ में। अब यहाँ हमने क्या पढ़ा था? यहाँ हम जब सेल ऑर्गेनल्स पर आए थे, हमने सेल की बेसिक इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया था। जब हम सेल ऑर्गेनल्स पर आए थे तो हमने उन्हें पढ़ने से पहले एक बेसिक एग्जाम्पल लेके और उनके रोल्स को समझा था। कैसे? जैसे हमने सेल को एक कंपनी से कंपेयर किया था। फिर हमने कहा था कि जिस तरह एक कंपनी में एक बॉस होता है उस तरह सेल में न्यूक्लियस होता है। जिस तरह बॉस कंपनी की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है उस तरह जो न्यूक्लियस होता है वो सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। फिर हमने गेट कीपर से कंपेयर किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और फाइनेंशियल मैनेजर से कंपेयर किया था माइटोकॉन्ड्रिया को। इस तरह हमने ये सारी चीज़ें कंपेयर करके इनका जो पर्टिकुलर रोल है वो हमने यहाँ समझा था, और ये सारी चीज़ें हम पिछली वीडियोज़ में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? हम यहाँ देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल को। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल को पढ़ने से पहले और डिफरेंट ऑर्गेनल्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले एक जो क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है वो ये
कि हमने ये तो समझ लिया कि सेल की क्या इम्पोर्टेंस है। अब हम ये समझेंगे कि सेल ऑर्गेनल्स की क्या इम्पोर्टेंस है। हम सेल स्ट्रक्चर को जब पढ़ेंगे तो इसके अंदर कई सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, तो इन ऑर्गेनल्स को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, तो हम इसे भी बिल्कुल एक स्कूल की ही मदद से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने एक स्कूल बना लिया, तो क्या स्कूल बना के वह काम पूरा हो गया? उसमें अगर कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई सर्वेंट नहीं है, कोई उसे मैनेज करने वाला मैनेजर नहीं है, तो क्या स्कूल बनाने का पर्पस पूरा हो गया? नहीं हुआ। बिल्कुल उसी तरह हम बोल सकते हैं कि सेल जो है वो एक खाली स्कूल है। वो तब तक फंक्शन नहीं करेगी, वो तब तक अपना रोल प्ले नहीं करेगी जब तक उसमें उसके सुपर हीरोज़ प्रेजेंट नहीं होंगे। सुपर हीरोज़ किसे कह रहे हैं? सेल ऑर्गेनल्स को कह रहे हैं। जिस तरह एक स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर होते हैं, है ना, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं, उसी तरह सेल के अंदर भी अलग अलग फंक्शंस को प्ले करने के लिए, अलग अलग रोल प्ले करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए सेल ऑर्गेनल्स का होना भी ज़रूरी है, और इन सब सेल ऑर्गेनल्स के होने के बाद ही सेल अपने आप में एक सिंगल यूनिट बनती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर की। तो यहाँ ये एक फ़नी सा डायग्राम मैंने बनाया है। इसको बनाने का पर्पस ये है कि हम ये तो पढ़ ही चुके हैं कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलियंस नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है। अब क्या ये मिलियंस नंबर ऑफ सेल्स जो होती हैं ये सिंगल टाइप होती हैं? नहीं, ये सिंगल टाइप नहीं होती हैं। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, और यहाँ भी हम कुछ मेन जो सेल्स हैं उनको एक बार देखेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं, हमारे ब्लड में ही 3 तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होती है इसे रेड ब्लड सेल कहते हैं, और ये ऑक्सीजन को कैरी करती है ब्लड में। ठीक है, और ये डिस्क शेप की होती है। फिर बात करते हैं वाइट ब्लड सेल की। डब्ल्यूबीसी होता है वाइट ब्लड सेल। ये जो होती हैं, ये जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं या जो डिजीज़ होती है उनके अगेंस्ट फाइट करती है, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में हेल्प करती है, हम कह सकते हैं। अब अगर हम बात करें, ये है एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल जो होती है वो हमारी बॉडी में सबसे आउटर मोस्ट लेयर पर प्रेजेंट होती है, और ये क्या काम करती है? हमारी बॉडी को आउटर इन्वायरमेंट से या आउटर इंजरी से कवर करती है। अब बात करते हैं हम नर्व सेल्स की। ये जो नर्व सेल्स होती हैं ये नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं। इस तरह कई तरह की सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल को। हम सेंटर पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सेंटर में ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, अभी जैसे हमने पहले पढ़ा है कि न्यूक्लियस को हेड ऑफ सेल कहते हैं। हेड कह लो या बॉस कह लो या ब्रेन ऑफ सेल कह लो। इसे ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि यह जो न्यूक्लियस है यह सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखता है, और इसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए और आरएनए। इनके बारे में हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब ये जो यहाँ एक राउंड और डार्क सर्कल दिखाई दे रहा है यह है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो होता है वो प्रोटीन की और राइबोसोम की सिंथेसिस करता है, और ये न्यूक्लियस का ही एक पार्ट होता है। इसके बाद बात करते हैं, ये जो एक बाउंड्री हमें दिखाई दे रही है इसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो पोरस होती है, और ये एक्सचेंज को अलाउ करती है ना, बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्मा एंड साइटोप्लाज्मा। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर जो ऑर्गेनल्स हैं उनकी। तो यहाँ सबसे पहले प्रेजेंट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो वह सेल में 2 टाइप्स का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसे रफ क्यों कहा है और दूसरे को स्मूथ क्यों कहा है? वह इसलिए कहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है उसकी सरफेस स्मूथ ना होके कैसी हो गई है? रफ हो गई है ना, क्योंकि यहाँ कौन प्रेजेंट है? राइबोसोम प्रेजेंट है, इसलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा है। और एक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसकी सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, तो इसे क्या कहा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा है, क्योंकि इसकी जो सरफेस है वह स्मूथ है।
ठीक है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है? तो क्योंकि यहाँ ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है? ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। केवल सिंथेसिस ही नहीं करता, बल्कि उनको डिस्पैच भी करता है आगे के लिए। ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है? तो ये जो है, ये लिपिड का सिंथेसिस करती है, लिपिड का सिंथेसिस करती है। ठीक है। तो ये हो गया, दो ऑर्गेनल्स के फंक्शन हमने पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी की। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी का क्या काम है? गोल्जी बॉडी स्पेसिफिकली 3 फंक्शन परफॉर्म करती है। ये सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो गोल्जी बॉडी में 2 फेज होते हैं, एक होता है सिस फेज और एक होता है ट्रांस फेज। अगर हम बात करें सिस फेज की, तो जैसे कि इसका काम होता है, ये प्रोटीन्स को या अदर मॉलिक्यूल्स को रिसीव करती है और फिर रिसीव करने के बाद उन्हें आगे के लिए डिस्पैच करती है। तो ये क्या करती है कि जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो भी प्रोटीन होता है, उसका पहले मॉडिफिकेशन करती है अपने अकॉर्डिंग, कि इस चीज़ को आगे भेजने के लिए, आगे ट्रांसफ़र करने के लिए इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यह पहले मॉडिफिकेशन करती है एंड देन उसे ट्रांसफ़र करती है। तो इसमें 2 फेज़ होते हैं, एक होता है सिस फेज़, एक होता है ट्रांस फेज़। तो सिस फेज़ से ये मॉलिक्यूल्स को रिसीव करती है एंड देन ट्रांस फेज़ से ये उन्हें सिक्रेट करती है। ये है गोल्जी अपैरेटस का मेन फंक्शन। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ये भी सेल का एक मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है। इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। अब जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, पावर हाउस ऑफ सेल इसे क्यों कहा है? क्योंकि सेल की सारी जो पावर होती है, जो सारी एनर्जी होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही प्रेजेंट होती है। और ये एनर्जी ये एटीपी के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में इसे स्टोर करके रखता है। ठीक है। इसके बारे में जो और इसके स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, उन्हें हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। अब बात करते हैं पैरोक्सिसोम की। पैरोक्सिसोम क्या काम करता है? पैरोक्सिसोम का जो मेन फंक्शन होता है, ये स्टोरेज का काम करता है, कुछ एंजाइम्स को स्टोर करके रखता है। ठीक है। अब बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम का जो मेन काम है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? इसे सुसाइड बैग कहते हैं। सुसाइड बैग क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइसोसोम अपने अंदर कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम या कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम को कंटेन करके रखता है। और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम कब काम आते हैं? जब कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर इंटर करता है तो उसको यह डाइजेस्ट कर जाता है। बट समटाइम्स क्या होता है, इन केस अगर सेल बर्स्ट हो जाती है या डैमेज हो जाती है, तो उस टाइम जो लाइसोसोम होता है वो अपनी सेल ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट कर देता है, इसलिए इसे सुसाइड बैग कहते हैं। अब बात करते हैं वैक्यूल की। वैक्यूल, अगर बात करें एनिमल सेल के बारे में, तो एनिमल सेल में वैक्यूल स्मॉल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक छोटा वैक्यूल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। और अगर बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में एक बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे अगर एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, तो वैक्यूल यहाँ स्टोरेज का काम करता है, चीज़ों को स्टोर करने का। ठीक है। अब बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की। माइक्रोट्यूब्यूल्स किस काम में आते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो हम बोल सकते हैं कि फिलामेंटस एक्सटेंशन होते हैं ये, और सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो हमने इन सारी चीज़ों को पढ़ लिया। एक चीज़ जो बची है वो क्या? साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा जो है वह साइटोप्लाज्मा, ठीक है। अभी जितने भी ऑर्गेनल्स की हमने बात की है ना, वो सब कहाँ प्रेजेंट है? वो सब प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्मा के अंदर। ठीक है। साइटोप्लाज्मा के अंदर ही सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसे समझने के लिए सिंपली एक एग्जांपल से इसे कंपेयर कर लेते हैं। मान लीजिए कि एक बड़ा सा टब है हमारे पास, और उस टब में हमने कुछ जेली लाइक फ्लूइड हमने उसमें भर दिया है, और उसमें हमने छोटे छोटे गुब्बारे डाल दिए हैं। तो वह जो जेली लाइक फ्लूइड है वह होता है साइटोप्लाज्मा, और जो वो गुब्बारे हैं वो हैं ये सारे सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है। तो इस तरह हम साइटोप्लाज्मा को समझ सकते हैं। साइटोप्लाज्मा के अंदर वाटर और कई सारे केमिकल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और इस तरह साइटोप्लाज्मा एक जेली और फ्लूइड मीडियम हमें दिखाई देता है। इसके बारे में और ये किस किस किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है साइटोप्लाज्मा, इसके बारे में हम आगे की वीडियोज़ में डिस्कस
करेंगे।